नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल और आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 150 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 151। और आज थोड़ा सा जो गले का इशू है, गले में थोड़ी सी समस्या है, इस कारण से क्लास आपकी बहुत अच्छी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी भी हो सकेंगे मुझसे मैं उतनी क्लास लेने का पूरा प्रयास करूंगा। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, पदावली, कीर्ति लता या फिर जयमंग जस चंदिका। तो ढेर सारे भाई बहन जान रहे हैं कि जयमंग जस चंदिका मधुकर होती है, यानी कि मधुकर जी की रचना है, ये ध्यान में रखिएगा। कीर्ति पताका, कीर्ति लता और पदावली विद्यापति की रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 152 है कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? ए नृपतनाल, बी चंद्रप्रदाय, सी धनपाल, डी जयानक। तो 20 कौन होता है? बोले नर या पति 20 होता है और देव भी होता है पति, पति देव होते हैं ना, कहते हैं पति देव। कितने? बीसल देव, बीसल देव नरपति, नृपतनाल की रचना है। चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो है। धनपाल का उपसित कहाँ है? ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 153 है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? ए राज सिंह, बी नरसिंह, सी शिव सिंह, डी कीर्ति सिंह। तो प्रश्न संख्या 153 का जवाब आप सबका आ गया कि सर प्रश्न संख्या 153 का जो सही जवाब होगा विकल्प सी, है ना। जो विद्यापति थे वो तिरहुत के राजा शिव सिंह के, है ना, तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे, ध्यान में रख लीजिएगा। और रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का इतिहास, लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 154 है कि पृथ्वीराज किसके अप्रति अनुरक्त था? ए पद्मिनी, बी कमलिनी, सी संयोगिता और डी है चंद्रिका। तो धीरे धीरे सारी भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी संयोगिता इज राइट आंसर, है ना। जो पृथ्वीराज थे वो संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 155 है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ए कठिन साधना, बी अडिग योग साधना, सी हठपूर्ण योग और डी है आ का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग इज, है ना। अब प्रश्न संख्या 155 का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। इसमें हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र, तो दोनों के योग को हठ कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 156 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ए सरपा, बी कुकृपा, सी समर्पा, डी गोपी चंद। तो प्रश्न संख्या 156 का जवाब आ गया। अक्सर डी को लॉक किया जाए। डी में जो गोपी चंद है ना, इनका सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है, बल्कि एक गोरखनाथ नाथ संप्रदाय से है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। सरपा, कुकृपा, समर्पा, लुईपा, डुंगपा, ये सब सिद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 157 है कि राहुल बेर किस तरह की रचना है? ए गद्य पद्य मिश्रित चंपू का काव्य है, बी शुद्ध काव्य है, सी नाटक है, डी प्रेम कहानक प्रबंध काव्य है। तो 157 का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। राहुल बेर जो है ना, एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, ध्यान में रख लीजिएगा, जो कि राहुल बेर की रचना है, 10वीं शताब्दी की है, जिसमें राहुल बेल नामक नायिका के नक्श से लेकर के नक्श का वर्णन किया गया है, ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 158 है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार
सालबद्ध सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? ए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर डी डॉक्टर धीरेन्द्र, है ना। तो सालबद्ध को कौन है जाना, तो यहाँ पे गुप्ता है। गुप्ता पर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार सालबद्ध सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं, है ना। गुप्त गुप्त, ठीक है। चलिए, जो बद्ध व्यक्ति होता है वो गणपत होता है, गणपत गुप्त, गणपत गुप्त, ठीक है। चलिए, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, इधर में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राम कुमार राहुल शंकर ने सरप्पा को माना, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना, शिव सिंह सेंगर ने शिव पूर्ण को मान लिया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को मान लिया है, ठीक है, जो कि हिंदी के प्रथम कवि हैं। प्रश्न संख्या 159 है कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। एक कथन किसका है? ये सुनील कुमार चटर्जी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपको जवाब देना होगा। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प को लग के जब विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल लीजिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 160 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? ये अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी हेमचंद्र, डी गदाधर भट्ट। तो 60 का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी गदाधर भट्ट जो है आदिकाल से संबंधित नहीं है, दक्षिण के ब्राह्मण हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 161 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर, केदार भट्ट, श्रीधर, या फिर जगनिक। तो भट्ट केदार का आपने देखा होगा, ये चंद्र प्रकाश, जगनिक का परमाल रासो, श्रीधर का रणमल छंद है, लेकिन विद्याधर की बात हम लोग करते हैं। तो विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 162 है कि भला हुआ जो मारिया बहड़ी मेरा कंतु पंक्ति का रचनाकार कौन है? ए अब्दुल रहमान, बी हेमचंद, सी दामोदर शर्मा, डी भक्त केदार्थ। तो आपका जवाब आ गया कि हेमचंद का पंक्ति है। इसका अर्थ हुआ कि भला हुआ जो युद्ध में हमारा कंता पति मारा गया, अगर वो पराजित होकर के भाग के आता तो हमें बहुत लज्जा होती, अपयश मिलता, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 163 है कि चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? ये रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा, या फिर डी नागेंद्र ने। तो चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और इनके द्वारा जो लिखा गया पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानने वाले कोई और नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। चलिए, शुक्ल बाबा। अब प्रश्न संख्या 164 है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामोर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। तो जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 164 का। ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य वही जिन्होंने पृथ्वीराज को पहले महाकवि और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य। विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल लीजिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 165 है कि राहुल संकीर्तन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं? सरपा, कड़पा, डुंडपा, या फिर कमरपा। तो आपका जवाब भी आना चाहिए और आ भी गया जवाब बड़ी तेजी के साथ कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। सरपा इज राइट आंसर, है ना। देखिए, चर्या गीत है सरपा की, लेकिन चर्या पद होगा तो समरपा का होगा, ठीक है, और दोहा कोश भी सरपा का है, ठीक। चलिए, प्रश्न संख्या 166 है कि मोरा जोबना नवलरा भयो है गुलाब, कैसे गर्दीनी कश्मीरी माल, सोनी सी डरावन लागे बिरहाजिन महिमटस जाए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर कबीर। तो विकल्प ए अमीर खुसरो इज राइट आंसर, ठीक है। खुसरो की मेरा जोबना नवलरा है, अमीर 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 व्यक्ति कह रहा। प्रश्न संख्या 167 है कि सिद्ध हेम
चंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक या फिर धार्मिक? तो 67 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सिद्ध हेमचंद का शब्दानुशासन जो है ना व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। विकल्प ए इज राइट आंसर, व्याकरण संबंधी ग्रंथ। प्रश्न संख्या 168 है कि रचना कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम होगा। आपको जवाब देना है। विकल्प हम आपके सामने दिख रहा है, इसको पढ़ेंगे नहीं बल्कि आप खुद देख करके बताइए। सबसे पहले देखिए सरापा, सरापा दो जगह मिल रहे हैं, ए में भी मिल रहे हैं, डी में भी मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद लोईपा होना चाहिए। लोईपा, पुष्पदंत और अब्दुल रहमान। विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 169 है कि सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन सा कथन सही है? अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 169 का कि सिद्धों से संबंधित कौन सा रामचंद्र शुक्ल का कथन सही है कि ये विज्ञान में आकर महासुख का प्रवर्तन हुआ, नाथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, और सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं। तो इसके हिसाब से अगर आप जवाब देंगे प्रश्न संख्या 169 का, तो विकल्प ए सही होगा, ए और सी इज राइट आंसर। एक तो विज्ञान में आकर महासुख का प्रवर्तन हुआ, दूसरा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प ए और सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 170 है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाइए। एक तरफ काव्य पंक्तियाँ, दूसरी तरफ रचनाकार, उन्हीं को मिलाना है। यानी पंडित शक्र पति शक्र वर्तते हैं, सत्य बक्काड़ कौन करता है? तो सर करते हैं, सरपाल, है ना, इधर में आप रखिएगा। सत्य बक्काड़ कौन करता है? तो सत्य बक्काड़ करने वाले सर है, सरपाल सरपा को ध्यान में। अब 12 प्रश्न को कुछ जगह का प्रमाण राशो ध्यान में रख लीजिएगा। अब बड़ कौशल तो राधे, किन्नल कनाई लोचन आधे, है ना, ये विद्यापति की पंक्ति है, विद्यापति की, ध्यान में रख लीजिएगा। और जात ओछी पाथी होती, ये रायदास की पंक्ति है, तो ध्यान में रख लीजिएगा, रायदास डी, है ना। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो निश्चित रूप से आप सही मिला ले जाएंगे, और आपका जो विकल्प होगा विकल्प ए, है ना, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 171 है, कालक्रम के दृश्य निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? है ना, अभी आपने देखा था और यहाँ पर थोड़ा सा बदल करके है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। सबसे पहले सरपा है, फिर पुष्पदंत है, फिर अब्दुल रहमान है, फिर हेमचंद्र शुक्ल है। विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 172 है कि इंद्री का लड़बड़ा, जिब्बा का फूहड़ा, काच का जति सुख का सती, सोजत पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ के दृष्टि से सच्चा सार्थक वही है जो हो क्या हो। एक संयमी हो, बी इंद्रिय दमन करने वाला हो, सी कूट भाषा बोलने वाला हो, डी महासुखवादी हो। तो आप अगर देखेंगे तो 1 और 2 सही आपको दिख रहा है। इसके हिसाब से आप उत्तर देखेंगे 1 और 2, यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर। पहला, एक तो संयमी हो, दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 173 सिद्धों और योगियों की रचनाओं जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। विचार किसका है? तो प्रश्न संख्या 173 का जवाब भी बड़ी तेजी के साथ आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना, रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 174 की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? ए आदि पुराण, बी योगसार, सी जटाचर्य, डी उत्तर पुराण। तो 174 के हिसाब से अगर देखेंगे तो आयोग ने इसका जो उत्तर है सबको समान अंक दे दिया था, क्योंकि पुष्पदंत की रचना 63 पुराण, गुणालंकार है पुराण, 64 पुराण है। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है ना। तो इसको आप एक तरह से बोनस या गलत मान सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 175 इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा तेहरी का नसूर। अमीर खुसरो की पहेली का क्या अभिप्राय है? ये सन्यासी भी कुआं, सी खंडहर, डी प्रेमी का घाव। तो विकल्प बी
कुआं इज राइट आंसर। कुआं सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 176 है कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। और मित्रों, आज बिल्कुल गला सही नहीं है, इसलिए जैसे भी आपको क्लास मिल रही है आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, है ना। जैसे ही ठीक हो जाऊंगा पुनः आपको उसी आवाज़ में और उसी अंदाज में क्लास में आप सबके लिए जारी रखूंगा, लेकिन क्लास अब छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, चलिए। तो 176 के हिसाब से आपका जो जवाब था विकल्प सी, अमीर खुसरो इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 177 है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं उसका भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही, उपयुक्त कथन किसका है। अब संख्या 177 का जवाब धीरे धीरे आ गया, अक्सर विकल्प बी को लाभ किया जाए। विकल्प बी जो है ना रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 178 है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। और एक तरफ रचना दूसरी तरफ रचनाकार है, उन्हीं को आपको मिलाना है। प्राकृत का प्रकाश रुचि से होता है, प्रकृति का प्रकाश रुचि, रुचि पर बरुच की है। श्राव का आचार देव से होता है, जैसे देव का आचार वैसे श्राव का आचार होता है देव से। प्रबंध की चिंता में व्यक्ति क्या हो जाता है, तुंग हो जाता है। और कुमार पाल प्रतिबोध, बोध जो होता है ना वो सोम से होता है, सोम का बोध होता है, अमृत का बोध होता है। तो सोम प्रसुर और हेम सा चरित्र रखते हैं। कुमार पाल प्रतिबोध के स्थान पर कुमार पाल तृप्त होता तो हेम सा होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 5 इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 179 है कि निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपत नाल द्वारा रचित है। ये बीसल देव रासो, बी परमाल रासो, सी खुमार रासो, डी पृथ्वी राज रासो। तो 79 का जवाब आप सबका आ गया कि नरपति क्या होता है, नर या पति देव होता है और 20 होता है। तो बीसल रास देव रासो इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 180 है कि निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। ये रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, बी है कि चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, सी गुरु महिमा, डी उलट बासियाँ। तो प्रश्न संख्या 180 का जो जवाब था वो आ गया सर, विकल्प ए को लाभ किया जाए। विकल्प ये है कि रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का समावेश इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 181 है कि पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। एक है कि लोक और वेद के का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर हो था। दूसरा, लोक और वेद की रूढ़ता से मैंने परम तत्व से विज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा है सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। और डी है कि सदगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा है। सही जवाब आपका प्रश्न संख्या 181 का थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ रहा है, विकल्प बी होगा। विकल्प बी, ए और सी इज राइट आंसर। ये फार लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परंतु से दूर हो गया। दूसरा है लोक और वेद की रूढ़ियों में परंतु तब ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। ये ध्यान में रख लीजिएगा, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। संख्या 182 है कि शाहजहां के प्रवर्तक है सरपा, सबरपा, लोईपा या फिर कढ़ापा। तो सहज में कौन है, सर है। सरफार सरहपा को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा कर इन्हें अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 83 एक संदेश राशक के रचयिता है। अब संदेश राशक के रचयिता कौन है। संदेश ये क्या है, संदेश को लोग रहम मानते हैं। रहम पार अब्दुल रहमान को ध्यान में रखिएगा।
और विकल्प बी को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 84, विद्यापति कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? ए कीर्तिलता, बी कीर्ति पताका, सी पदावली, डी में से कोई नहीं। तो विद्यापति की जो कीर्ति पताका है वो अभी तक इसका पता नहीं है, लापता है। पताका का पता नहीं। विकल्प बी कीर्ति पताका इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 के आत्मबोध किसकी रचना है? ए जलंधर नाथ, बी गोरखनाथ, सी मछिंद्र नाथ, डी में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका जो जवाब है ना, लाजवाब है। कि सारा जो आत्मबोध होता है ना वो गोरख से होता है। जो गोरख का नाथ है ना वही आत्म का बोध करवाता है। आत्मबोध गोरखनाथ में। प्रश्न संख्या 86, माधव परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास या फिर रसखान? तो विद्या की है। अगर विद्या के पति आप बन गए हो तो परिणाम निराश नहीं करेगा, और विद्या का पति आप नहीं बन पाए तो परिणाम निराश करेगा। माधव हम, परिणाम निराशा हम है, तो परिणाम निराश नहीं होगा। यानी कि विद्या है तो परिणाम निराशा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 87, बहुत गान और दोहा का संपादन किसने किया है? गान दोहा का संपादन राहुल संकीर्तन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्रागज या हरप्रसाद शास्त्री? तो बौद्ध के साथ जो गान वाली बात आ जाएगी ना, बौद्ध गान व दोहा किसने किया? तो बौद्ध गान व दोहा है ना, शास्त्री गान करता है ना। देखिए उनके सुबह सुबह शास्त्रीय गान होता है। तो शास्त्री फार हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गानों दोहा। ठीक है, चलिए। राहुल साकृतायन में हिंदी काव्यधारा। प्रबोध चंद बागाची की बात करते हैं तो प्रबोध चंद बागाची ने दोहा कोश का संपादन किया है ना। ये धन को रखना हो। प्रश्न संख्या 188, एक सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या फिर संध्या? तो विकल्प डी है 188 का, है ना, कि डी संध्या भाषा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 189 है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय बी रसना होकर श्रृंगार रस है? ये खुमार रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी बीसलदेव रासो, डी परमाल रासो? तो इसके हिसाब से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 189 का विकल्प सी बीसलदेव रासो इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 190 है कि आलखंड का दूसरा नाम क्या है? ये परमाल रासो, बी बीसलदेव रासो, सी खुमार रासो, डी हमीर रासो? तो आलखंड का एक अन्य नाम है परमाल रासो। जगनिक की रचना है, ये ध्यान में आप रखिएगा। विकल्प को हमेशा के लिए लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 191 है कि परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम? नरपत नल सिंह, जगनिक, हेमचंद्र और सारंगधर? तो परमाल क्या होता है? इस जग में निकनिक होता है। माल जग में निकनिक होता है, तो परमाल रासो जगनिक का है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 192 है कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालत माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदौ भाल? इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? जवाब आपको देना है, और ढेर सारे भाई बहनों ने दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया, विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प ये को लॉक करना चाहिए मेरे ख्याल से। रहीमदास की पंक्ति है ना, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालत माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदौ भाल? रहीम, विकल्प ये रहीमदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 193 है कि पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? सरहपाद, शंभू, राजा मंजू या डी पुष्पदंत? तो आपका जवाब आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी राजा मंजू इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 194 है कि निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि लेखक है, सूची 2 में रचना है। ये में देख रहे हैं कि विजय सेंचुरी। तो विजय होती है ना किस पे? रेवंत पे।
नरपतनाल का होगा बीसल देवरासो। साल बदसूरी बाहुबली होती है, साली बाहुबली होती है ना ससुराल में। आसग आसू चंदन वाला रास। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ए का बिल्कुल 1 होगा, बी का 3 होगा, सी की बात करते हैं तो 2 होगा, डी की बात करते हैं 4 होगा। विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95, एक हालात कन्हैया किसकी रचना है? हालात कन्हैया पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो हालात कन्हैया बिल्कुल अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की है। अमीर खुश रहता है जब हालात कन्हैया होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 196 के आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता है? वीर, साखी, रासो, सूफी। तो 96 का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को ला किया जाए, रासो ग्रंथ है ना। आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 197 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? 197 के हिसाब से देखेंगे तो हमीर काव्य, कीर्त कौमुदी, कीर्त पताका, कीर्तिलता। विकल्प डी है ना, यही सही होगा, ध्यान में रख लीजिएगा। संख्या 198 है कि बीसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या प्रबंध। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सभी विकल्प सी को ला किया जाए, गेय शैली इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 199 है कि जय मैंग चंद्रिका के रचयिता कौन है? ए भट्ट केदार, बी नरपतनाल है, सी नल्ला सिंह, डी मधुकर। तो जय मैंग चंद्रिका मधुकर होती है। मधुकर फार, मधुकर कवि को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 200 पूरे हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आप देख रहे रचना, सूची 2 में रचनाकार है, उसी को आपको मिलाना है। थोड़ा सोच समझ के मिलाइए। ये पृथ्वी, ये बीसल देव रासो। बीसल देव बीस है कौन? नर है जो पति बीस होता है। पृथ्वी पर राज करो चंद्रमा के प्रकाश से, चंद्रप्रदाय द्वारा। परमाल जग में निक निक होता है, निक निक जग निक। खुमार, खूब मार करते हैं तो उसके दल के पद की विजय होगी। यानी कि ए का 2, ए का 2 और बी का 4, सी का 1 और डी का 3। विकल्प बी इज राइट आंसर। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। आज थोड़ा सा गला खराब था, इस कारण से वीडियो की जो क्वालिटी है, जो वॉइस है, आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं मिल पाई होगी। लेकिन अगली वीडियो में इसके आगे के भाग को हम लोग जानेंगे और पुनः स्वस्थ होते ही उसी लय में, उसी अंदाज में और उसी जोश के साथ आप सबके साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपना अधिक से अधिक स्नेह एवं प्रेम विश्वास चैनल पर बनाए रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।